हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि गुजर आपका वेलकम करता हूं। और देखिए दोस्तों, आज अपन सोल्व करेंगे कृषि प्रयोगशाला का मॉडल पेपर फर्स्ट। यानी पूरा देखिए ये पेपर है, मॉडल पेपर एग्जाम पैटर्न के हिसाब से होगा। यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के होंगे, 25 क्वेश्चन जीके के और 15 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। तो देखिए आप देखिएगा कि परखिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिग्दर्शक में कौन सी संधि है। जो देखिए दिग्दर्शक दे रखा है, ये दिग्दर्शक इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग वर्धी अयादि व्यंजन। तो देखिए दिग्दर्शक में कौन सी संधि है, सबको पता होगा दिग्दर्शक में है व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है दिग्दर्शक में, व्यंजन संधि। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन अपना, यद्यपि में कौन सी संधि है। देखिए यद्यपि में कौन सी संधि है वो बताना है, यण व्यंजन विसर्ग दीर्घ। तो देखिए यद्यपि में कौन सी संधि है, यद्यपि में यण संधि है। कौन सी संधि है, यद्यपि में यण संधि है, यद्यपि में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन, किस क्रम में कर्मवाचक कर्त प्रत्यय नहीं है। देखिए जो ये क्रम दे रखा है इनमें से कर्मवाचक कर्त प्रत्यय नहीं है वो बताना है। खिलौना, ओढ़ना, चलनी, खुरचन, किसमें नहीं है। देखिए खिलौना, ओढ़ना, चलनी, खुरचन। तो देखिए जो खुरचन है, खुरचन में कर्मवाचक कर्त प्रत्यय नहीं है। किसमें, खुरचन में कर्मवाचक कर्त प्रत्यय नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, किस क्रम में भाववाचक कर्त प्रत्यय है। भाववाचक कर्त प्रत्यय जो ये शब्द दे रखे हैं इनमें से किसमें है। देखिए लिखाई, पियक्कड़, लुटेरा, चालाक, किसमें है दोस्तों भाववाचक कर्त प्रत्यय। जो लिखाई है, लिखाई शब्द में भाववाचक कर्त प्रत्यय, किसमें, लिखाई शब्द में भाववाचक कर्त प्रत्यय। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना पांचवा क्वेश्चन है, किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है। देखिए जो ये उदाहरण दे रखे हैं इनमें से तत्पुरुष समास का आपको उदाहरण बताना है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, यथाशक्ति, शिवार्पण, खगेश, पंचपाल। तो देखिए किसमें है तत्पुरुष समास का उदाहरण, तत्पुरुष समास का आपको उदाहरण बताना है। इनमें से यथाशक्ति, शिवार्पण, खगेश, पंचपाल। तो किसमें है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास है शिवार्पण में। किसमें है तत्पुरुष समास, शिवार्पण में तत्पुरुष समास है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, आगे वाला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है। देखिए जो ये दे रखे हैं इनमें से समास का सही विग्रह बताना है। पीताम्बर यानी पीले अंबर वाला, त्रिफला यानी 3 फल वाला, और नरादम यानी अदम है नरजो, और जलज यानी जल में उत्पन्न होने वाला। तो देखिए समास का सही विग्रह किसमें है। तो देखिए समास का सही विग्रह है नरादम। नरादम का मतलब होता है अदम है नरजो। क्या दोस्तों, नरादम का मतलब अदम है नरजो। तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, थर्ड, यानी नरादम अदम है नरजो। आगे वाला क्वेश्चन देखिए सातवां, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ गलत है। देखिए जो ये दे रखे हैं इनमें से शब्द युग्म का अर्थ है गलत है वो वाला बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है अपना दूत, दूत का मतलब संदेशवाहक, द्यूत, द्यूत का मतलब जुए का खेल, और आगे है श्रवण, श्रवण मतलब कान, और श्रवण मतलब सुनना, और आगे है मेल, मेल यानी मिलन, और मेल यानी गंदगी, और शोक, शोक यानी खेद, और शोक यानी रुचि। तो देखिए किसका है जो गलत है दोस्तों, कौन सा शब्द युग्म गलत है वो आपको बताना है। तो देखिए आपने पूरे ऑप्शन देख लिए, तो देखिए किसका गलत लग रहा है आपको इनमें से। दूत यानी संदेशवाहक, द्यूत यानी जुए का खेल, मेल यानी गंदगी, और एक मेल यानी मिलन। तो देखिए किसका गलत है, शोक यानी खेद, शोक यानी रुचि। तो दोस्तों ब वाला है इसका गलत होगा, यानी श्रवण यानी कान नहीं होता, और श्रवण यानी सुनना, ये वाला इसका गलत आंसर होगा, इसका रॉन्ग आंसर है। तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, मर्गेंद्र का पर्याय है। देखिए मर्गेंद्र का पर्यायवाची बताना है इनमें से, अहि, कुरंग, हये, शार्दुल। तो देखिए मर्गेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, मर्गेंद्र का पर्यायवाची होता है शार्दुल। क्या होता है, मर्गेंद्र का पर्यायवाची होता है शार्दुल। आगे देखिए स्थावर शब्द का विलोम शब्द होगा। देखिए स्थावर शब्द दे रखा है उसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो देखिए अस्थावर, चंचल, जगम, अस्थिर। तो देखिए सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है, स्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या हो सकता है, अस्थावर, चंचल, जगम, अस्थिर। तो देखिए स्थावर शब्द का विलोम शब्द होगा दोस्तों जगम। क्या होगा, स्थावर शब्द का विलोम शब्द होगा जगम। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, आरोह का उपयुक्त विलोम शब्द। देखिए आगे वाला क्वेश्चन है अपना, आरोह का उपयुक्त विलोम शब्द बताना है। 10वां क्वेश्चन है कि आरोह का विलोम शब्द बताना है आपको। आरोह का विलोम शब्द, उत्थान, अवरोह, प्रतिरोध, अनारोह। तो सबको पता होगा आरोह, आरोह का विलोम शब्द क्या होगा, अवरोह। क्या होगा दोस्तों, अवरोह आरोह का विलोम शब्द होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, किस क्रम में शुद्ध वर्तनी है। देखिए दोस्तों किस क्रम में शुद्ध वर्तनी है, ये सभी, कूर्म, कुमुदनी, कोमलांगिनी। तो देखिए किस क्रम में है दोस्तों शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है इनमें से। तो आप सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर होगा कुमुदनी। देखिए ये वाला है इसमें शुद्ध वर्तनी है कुमुदनी। देखिए कैसे लिखा हुआ है कुमुदनी, कुमुदनी इसमें देखिए शुद्ध वर्तनी है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। देखिए इनमें से किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है वो बताना है आपको। देखिए न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया, गत सोमवार वह लंदन जाएगा,
पराधीनता की बेड़ियां गले में पड़ी। रेडियो की उत्पत्ति किसने की? तो देखिए पहले बात तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, रेडियो की उत्पत्ति किसने की? देखिए ये ऑप्शन यानी उत्पत्ति थोड़ी दोस्तों, रेडियो की खोज हुई। किसने की रेडियो की खोज? जैसे हो सकता था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है, यानी किस कौन सा वाक्य है इनमें से शुद्ध है? तो देखिए दोस्तों फर्स्ट वाला है इसका राइट आंसर होगा, यानी न्यायाधीश ने हत्यारों को मृत्युदंड दी। क्या होगा इसका राइट आंसर? न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, एक शब्द दीजिए जिसका अंत न हो। जिसका अंत न हो उसको अपन क्या बोलते हैं? तो देखिए अंतिम, अनंत, आदि, आगम। तो देखिए जिसका अंत न हो उसको अपन बोलते हैं क्या? जिसका अंत न हो उसको बोलते हैं अपन अनंत। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसका अनंत न हो उसको अपन अनंत बोलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, किस क्रम में उचित मेल नहीं है? देखिए ये जो दे रखे हैं इनमें से उचित मेल नहीं है, यानी गलत कौन सा है ये बताना आपको। गलत अर्थ किसका है इनमें से? तो देखिए वैलिड, वैलिड यानी विधिमान्य। देखिए अनपेड यानी देह, और देखिए आगे दे रखा रिमोल, रिमोल यानी निष्कासन, और देखिए सरपल्स, सरपल्स यानी अधिशेष। तो देखिए इसका क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर यानी उचित मेल कौन से में नहीं है? अनपेड। अनपेड मतलब क्या होता है? अनपेड यानी अनसैलरीड, अनसैलरीड यानी जिसको सैलरी नहीं मिलती। तो देखिए ये वाला है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला अनपेड। अनपेड का मतलब आपको ध्यान रखना है, अनपेड का मतलब अनसैलरीड, जो बिना सैलरी वर्क करे, जिसको सैलरी नहीं मिले उसे अपन अनपेड बोलते हैं। बाकी ये वाले सब सही है। वैलिड का मतलब विधिमान्य होता है, रिमोवल का मतलब होता है निष्कासन, और सरपल्स का मतलब होता है अधिशेष। तो देखिए इसका ये वाला बी वाला आंसर है, ये गलत हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, इस संदेश की व्यंजक उक्ति इनमें से है। देखिए दोबारा देखिए, कठोर परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, इस संदेश की व्यंजक उक्ति इनमें से किस में है? देखिए बालू से तेल निकालना, खोदा पार निकली चुईया, 9 दिन चले अढ़ाई केस। तो देखिए किस में है? जिन खोजा 3 पाइया गहरे। तो देखिए किसमें इसका राइट आंसर? देखिए कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, इस संदेश की व्यंजक उक्ति इनमें से किस वाक्य में है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जिन खोजा 3 पाइया गहरे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन खोजा 3 पाइया गहरे। तो आपको ध्यान रखना, देखिए कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, तो उसे क्या बोलते हैं? जिन खोजा 3 पाइया गहरे। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 15वां, 17वां, 20वां, 22वां। तो कौन सा स्थान है शिक्षा के क्षेत्र में? आप सोचिए आंसर। देखिए 15वां, 17वां, 20वां, 22वां। तो कौन सा स्थान है शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का? 22वां स्थान है अपना शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? किसमें लगाई गई थी? आप सोचिए दोस्तों, राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? देखिए अपने अब ये जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं 16वें नंबर से, देखिए 16 नंबर से। तो देखिए आप 17वां क्वेश्चन अपनाए, तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? प्रथम लोक अदालत कहाँ लगाई गई थी? कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। कहाँ पे लगाई गई थी? कोटा में। कोटा में है प्रथम लोक अदालत लगाई गई थी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर स्थित है? देखिए मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, पाली, भीलवाड़ा, ब्यावर। कहाँ पे स्थित है दोस्तों मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स? देखिए चित्तौड़गढ़, पाली, भीलवाड़ा, ब्यावर। कहाँ पे है? यह है भीलवाड़ा में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, खरीफ और रबी गिरदावरी के दौरान स्थल निरीक्षण करना व सत्यापित कर रिपोर्ट करने का दायित्व है। देखिए दोस्तों दोबारा देखिए क्वेश्चन, खरीफ और रबी गिरदावरी के दौरान स्थल निरीक्षण करना एवं सत्यापित कर रिपोर्ट करने का दायित्व है। देखिए आपको पता होगा आपके गाँव में भी जब कुछ नुकसान हो जाता है खरीफ या रबी की फसलों में, तो जो उनकी गिरदावरी करने, उनका निरीक्षण करने कौन आते हैं? तहसीलदार, कानूनगो, ग्राम सेवक, पटवारी। कौन आते हैं दोस्तों उनका निरीक्षण करने? उनका निरीक्षण करने आते हैं दोस्तों, कौन आते हैं? उनका निरीक्षण करने आते हैं दोस्तों पटवारी। कौन आते हैं? पटवारी। आपके कुछ नुकसान हो जाता है तो कौन आता है? पटवारी आता है, जो रिपोर्ट तैयार करता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया? देखिए दोबारा देखिए क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? तो देखिए 2/10/2010 को, 2/10/2009 को, 3/10/2010 को, और देखिए 2/10/2008 को। तो देखिए कब मनाया गया था? ये मनाया गया था दोस्तों 2/10/2009 को। कब मनाया गया था ये पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्ण? 2/10/2009 को। कब मनाया गया था दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्ण जयंती समारोह? कब मनाया गया था? 2/10/2009 को मनाया गया था। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? देखिए किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? तो देखिए चित्तौड़गढ़, सलेमाबाद, नसीराबाद, ब्यावर। किस में है दोस्तों? देखिए छावनी बोर्ड बताना है आपको, छावनी बोर्ड किस कस्बे में है? तो छावनी बोर्ड किस कस्बे में है? छावनी बोर्ड है दोस्तों नसीराबाद में। किस में है? छावनी बोर्ड है नसीराबाद में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 22वां क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? कौन सा शहर है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जैसलमेर। तो कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो वह है दोस्तों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा है ये कर्क रेखा के बिल्कुल निकट स्थित है। कौन सा दोस्तों? बांसवाड़ा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, राजस्थान के पश्चिमी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है? देखिए राजस्थान के पश्चिम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है?
मैकमोहन रेखा, करक रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इनमें से कोई नहीं। कौन सी रेखा कहलाती है राजस्थान की पश्चिम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा? ये कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? देखिए राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? ऑप्शन देख लीजिए, अप्रैल, जून, मई, जुलाई। तो देखिए राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है दोस्तों? ये होती है जून में। किस में? जून में होती है। किस महीने में होती है? जून में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, राज्य में ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं है? देखिए कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पे एक भी नदी नहीं है? तो देखिए ऑप्शन चूरू व बीकानेर, सिरोही व पाली, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, बीकानेर व गंगानगर। तो देखिए कौन से जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है? वो है दोस्तों चूरू और बीकानेर। चूरू और बीकानेर में एक भी नदी नहीं है। कौन से जिले हैं दोस्तों राजस्थान के? चूरू और बीकानेर, जहाँ पे क्या है? एक भी नदी नहीं है। आगे देखिए, राज्य का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। देखिए क्या है क्वेश्चन, राज्य का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला बताना है आपको। तो देखिए ऑप्शन गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर। कौन सा जिला है न्यूनतम वन क्षेत्र वाला? यह है दोस्तों चूरू। कौन सा जिला है? चूरू। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? देखिए मसाले बताने हैं आपको, मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? गंगानगर, बारा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो देखिए मसाले है सर्वाधिक किस जिले में उत्पादित होते हैं? मसाले सर्वाधिक उत्पादित होते हैं बारा जिले में। कौन से में? बारा जिले में राजस्थान में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी माड़ गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? देखिए इनमें से बताना है कि जो माड़ गायिका है, माड़ गायिका इनमें से कौन सी है जो बीकानेर से संबंधित नहीं है? तो देखिए गौरी देवी के बाद है हाजन अल्लाह जिलाई बाई। देखिए कौन सा? हाजन अल्लाह जिलाई बाई, बन्नो बेगम, और देखिए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप थोड़ा सोचिए कि जो माड़ गायिका है बीकानेर से संबंधित नहीं है। तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बन्नो बेगम। क्या होगा इसका राइट आंसर? बन्नो बेगम। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? बन्नो बेगम है। ये माड़ गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है, बन्नो बेगम। बाकी देखिए गौरी देवी है, ये बीकानेर से ही संबंधित है, और ये हाजन अल्लाह जिलाई बाई है, ये भी बीकानेर से ही संबंधित है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, मुहनोत नैन्सी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। मुहनोत नैन्सी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? बातारी फुलवारी, मुहनोत नैन्सीरी ख्याति और मुहनोत नैन्सीरी बातें, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुहनोत नैन्सी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? इनमें से बातारी फुलवारी, मुहनोत नैन्सीरी ख्यात और मुहनोत नैन्सीरी बातें। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 29वें क्वेश्चन का अपना? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मुहनोत नैन्सीरी ख्यात है, ये मुहनोत नैन्सी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। सेकंड वाला यानी बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह है। देखिए सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह है देखिए मारवाड़ी, मेवाती, बागड़ी, ढूंढाड़ी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 30वां क्वेश्चन का राइट आंसर यानी शिल्पगत। देखिए 30वें क्वेश्चन क्या है? सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं, किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं? यह है दोस्तों मारवाड़ी बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं, ये सोरठा छंद और मांड। आगे देखिए दोस्तों अपना 31वां क्वेश्चन है, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? देखिए अपना 31वां क्वेश्चन है कि मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, समस्त वर्णित विकल्प। तो देखते हैं किसका परिचायक है दोस्तों? समस्त वर्णित विकल्प। किसके दोस्तों? समस्त वर्णित विकल्प है। ये देखिए मरुभूमि के जो लोकगीत है उनकी भावना के परिचायक है। क्या दोस्तों? समस्त वर्णित विकल्प। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ब्रिचेस वस्त्र है। ब्रिचेस वस्त्र क्या है? पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की एक ओढ़नी, महिलाओं के गले का आभूषण। तो देखिए ब्रिचेस वस्त्र क्या है दोस्तों? ब्रिचेस वस्त्र है दोस्तों पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र। क्या है दोस्तों? पुरुषों का कमर का नीचे का वस्त्र है, उसे अपन क्या बोलते हैं? ब्रिचेस वस्त्र। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। देखिए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, इनके गुरु बताना है। तो देखिए गुदाबख्श बाबा, हजरत शेख उस्मान हारूनी, अमीर अली पीर शाह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों मुइनुद्दीन चिश्ती थे, उनके गुरु आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन है दोस्तों? इनके गुरु है दोस्तों हजरत शेख उस्मान हारूनी। देखिए क्या है दोस्तों? हजरत शेख उस्मान हारूनी है इनके दोस्तों मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु है। कौन दोस्तों? हजरत शेख उस्मान हारूनी है मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, अन्नपूर्ण देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? देखिए अन्नपूर्णा देवी है किस राज परिवार की आराध्य देवी है? अन्नपूर्णा। तो देखिए कच्छावा, सिसोदिया, राठौड़, चौहान। कौन से राज दोस्तों किस राज परिवार की आराध्य देवी है दोस्तों? अन्नपूर्णा। देखिए 34वां क्वेश्चन है अपना, देखिए दोस्तों किस परिवार की है दोस्तों? यह है कच्छावा। देखिए कच्छावा जो परिवार है, राज परिवार है, उसकी आराध्य देवी है अन्नपूर्णा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, श्री अब्दुल गफ्फार खां, इम्तियाज अली तथा अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों दोबारा देखिए, श्री अब्दुल गफ्फार खां,
इम्तियाज अली तथा अब्दुल रज्जाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों? ये तीनों दोस्तों, ये तीनों है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तारकशी, थेवा कार्य, पीतल पर खुदाई, चमड़े पर पेंटिंग। तो दोस्तों श्री अब्दुल गफ्फार खां, इम्तियाज अली, अब्दुल रज्जाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों? अब सोचिए दोस्तों क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पीतल पर खुदाई। ये तीनों है दोस्तों, श्री अब्दुल गफ्फार खां, इम्तियाज अली और अब्दुल रज्जाक कुरैशी है पीतल पर खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पीतल पर खुदाई के लिए। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? 11 जुलाई 1311, 11 जुलाई 1306, 11 जुलाई 1313 और 11 जुलाई 1301 में। तो दोस्तों रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 11 जुलाई 1301 में। कब हुआ था दोस्तों? 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर के दुर्ग का पतन हुआ था। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य या सियासत कौन सी थी? देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, उसके साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य या रियासत बतानी है। तो देखिए अलवर, सिरोही, झालावाड़, बीकानेर। कौन सी रियासत थी दोस्तों? वो रियासत थी दोस्तों झालावाड़ रियासत। कौन सी रियासत थी दोस्तों? अंतिम रियासत झालावाड़ रियासत थी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, भील क्षेत्र में बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं। भील क्षेत्र में बाबा जी के नाम से कौन जाने जाते हैं? माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भील क्षेत्र में बाबा जी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? भील क्षेत्र में मोतीलाल तेजावत है, उनको देखिए बाबा जी के नाम से जाना जाता है भील क्षेत्र में, मोतीलाल तेजावत जी को। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? देखिए दोबारा देखिए, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? देखिए दोस्तों किनकी हुई थी दोस्तों? प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पतिंग, अर्जुलाल सेठी। तो किसकी हुई थी दोस्तों? प्रताप सिंह बारट है, उनकी दोस्तों जेल में मृत्यु हो गई थी यातनाओं के कारण। किनकी दोस्तों? प्रताप सिंह बारट जी की दोस्तों जेल में मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है अपना, गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संत सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था। देखिए दोस्तों, गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संत सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? मानगढ़ की पहाड़ियों पर, मार्तकुंडियों पर, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में। तो दोस्तों कहाँ पर हुआ था? मानगढ़ की पहाड़ियों पर। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? मानगढ़ की पहाड़ियों पर है गुरु गोविंद जी द्वारा संत सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? मानगढ़ की पहाड़ियों पर संत सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 41वां क्वेश्चन। यहाँ से दोस्तों अपने एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है स्टार्ट हो जाते हैं। अब 60 क्वेश्चन आगे अपने एग्रीकल्चर के होंगे। तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन है, पौधों में वायरस की जल्दी व सही पहचान कौन सी विधि द्वारा की जाती है? देखिए दोबारा देखिए, पौधों में वायरस की जल्ती व सही पहचान कौन सी विधि से की जाती है? तो देखिए एलिसा, IEM और हडास विधि से। तो दोस्तों कौन सी विधि से की जाती है? और उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, पौधों में वायरस की जल्ती व सही पहचान कौन सी विधि से की जाती है? ये सभी विधि। इन तीनों विधि से दोस्तों पौधे की वायरस की जल्ती व सही पहचान की जाती है। एलिसा से भी, IEM से और हडास से भी, इन तीनों विधि से की जाती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्मट कवक की रोकथाम के लिए कौन सा कवकनाशी अधिक प्रयोग में लेते हैं? देखिए दोस्तों, स्मट कवक की रोकथाम के लिए कौन सा कवकनाशी अधिक मात्रा में प्रयोग लेते हैं? तो देखिए दोस्तों क्या है दोस्तों, जो स्मट कवक होती है दोस्तों, इसकी रोकथाम के लिए बताना है आपको। तो देखिए विटावेक्स, प्लांटवेक्स, डाइथेन M45, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? विटावेक्स अपन यूज लेते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन देखिए क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन संश्लेषण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? देखिए ऑक्सीजन का संश्लेषण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए जिंक, कॉपर, Mn यानी मैग्नीज और मोलिब्डेनम। तो देखिए ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए कौन सा सूक्ष्म तत्व अपन यूज में लेते हैं ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए? तो देखिए ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए जिंक, क्या लेते हैं अपन? जिंक लेते हैं, सबको पता होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, माइकोराइजा किसकी उपलब्धता बढ़ाता है? देखिए माइकोराइजा होता है वो किसकी उपलब्धता बढ़ाता है? देखिए दोस्तों माइकोराइजा किसकी उपलब्धता बढ़ाता है? BO, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम। किसकी उपलब्धता बढ़ाता है दोस्तों माइकोराइजा है दोस्तों फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है। आपको ध्यान रखना है, माइकोराइजा फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है। देखिए आपको आंसर नहीं आता है किसी क्वेश्चन का तो आप उसको याद करने की कोशिश करिए, उसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो अच्छी बात है, बाकी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल यानी हरित लवक हरा दिखाई देता है। देखिए क्लोरोफिल है वो हरा किस लिए दिखाई देता है? हरे रंग के परावर्तन के कारण, हरे रंग का अवशोषण के कारण, हरे रंग का ट्रांसमिशन के कारण और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्लोरोफिल हरा किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों? हरा दिखाई देता है हरे रंग के अवशोषण के कारण। क्लोरोफिल हरा किसके लिए दिखाई देता है? क्योंकि दोस्तों क्लोरोफिल हरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हरे रंग का अवशोषण करता है, इसलिए दोस्तों वो हरा दिखाई देता है। हरे रंग का अवशोषण करता है इसलिए क्लोरोफिल हरा दिखाई देता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में वातावरण में CO2 का स्तर है। दोस्तों CO2 का स्तर बताना है आपको। तो देखिए 210 से 250 ppm,
300 से 200 320 ppm और 360 से 370 ppm और 420 से 460 ppm। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, वर्तमान वातावरण में CO2 का स्तर बताना है। तो देखिए CO2 का स्तर दोस्तों अभी कितना है, तो दोस्तों देखिए आप सोचिए आपके हिसाब से क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। 300 से 320 ppm हो सकता है या 300 से 360 से 370 ppm हो सकता है। तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर होगा 360 से 370 ppm। यानी दोस्तों अभी देखिए वर्तमान वातावरण में CO2 का स्तर कितना है, लगभग 400 ppm है। कितना है दोस्तों, लगभग 4। देखिए पहले 300 था लेकिन अब 400 ppm हो गया है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा, 360 से 370 ppm। क्या होगा दोस्तों, 360 से 370 ppm वर्तमान वातावरण में CO2 का स्तर है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, NO2 से NH4 प्लस बनने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है अपना, यानी NO2 से NH4 प्लस बनने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 2, 4, 6, 8 कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। किससे, NO2 से NH4 बनने में 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा फास्फोरस विलायक है। देखिए दोस्तों फास्फोरस विलायक मतलब दोस्तों फास्फोरस घोलक बताना है इनमें से। तो देखिए BGA, VAM, क्लोस्ट्रीडियम, उपरोक्त सभी। तो देखिए फास्फोरस घोलक कौन सा है दोस्तों, इनमें से है वेम। वेम का मतलब वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइक्रोराइजा। दोस्तों क्या है दोस्तों, वेम है, फास्फोरस घोलक है दोस्तों, फास्फोरस घोलक है दोस्तों, फास्फोरस विलायक है यानी घोलने वाला है फास्फोरस को। तो क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर वेम होगा, वेम VAM होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। आगे वाला देखिए 49वां क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा पौधा हार्मोन वाष्पशील प्रकृति का है। देखिए दोस्तों जो ये दे रखे हैं हार्मोन, इसमें से वाष्पशील प्रकृति का आपको हार्मोन बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, BAB, एथिलीन, साइटोकाइनिन, कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों वाष्पशील प्रकृति का हार्मोन आपको इनमें से बताना है। 49 नंबर का अपना क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों एथिलीन है, एथिलीन दोस्तों वाष्पशील प्रकृति का हार्मोन है। एथिलीन दोस्तों क्या है, एथिलीन वाष्पशील प्रकृति का हार्मोन है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, कलिका प्रभावित किस हार्मोन द्वारा होती है। देखिए कलिका प्रभावित बताना है दोस्तों, कलिका प्रभावित किस हार्मोन से होती है। ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, GA3, कोई नहीं। तो दोस्तों कलिका प्रभावित किस हार्मोन से होती है, ऑक्जिन हार्मोन से। किससे होती है दोस्तों, ऑक्जिन हार्मोन से कलिका प्रभावित होती है। देखिए दोस्तों अपना आगे वाला क्वेश्चन है, RCR 41 निम्न में से किसकी किस्म है। देखिए RCR 41 आपको किस्म बतानी है, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी। तो देखिए RCR 41 किसकी किस्म है, RCR 41 है दोस्तों धनिया की किस्म है। किसकी किस्म है, RCR 41 धनिया की किस्म है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, सुगरी बीमारी किस फसल से संबंधित है। देखिए सुगरी बीमारी किस फसल से संबंधित है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, जीरा, सौंफ, धनिया, मेथी। तो देखिए सुगरी बीमारी है सौंफ से संबंधित है। किससे संबंधित है, सौंफ से। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में रोपण विधि से सौंफ की बुआई करते हैं। देखिए राजस्थान के कौन से क्षेत्र में रोपण विधि से सौंफ की बुआई करते हैं। जयपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, सिरोही। तो देखिए दोस्तों रोपण विधि से इसकी जो बुआई करते हैं कौन से क्षेत्र में करते हैं दोस्तों, रोपण विधि से बुआई ये करते हैं दोस्तों सिरोही में। किस में करते हैं, सिरोही में सौंफ की रोपण विधि से बुआई करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है देखिए, उर्द, मूंग, सनई, मटर, अरहर किस प्रकार की फसलें हैं। देखिए अपना 54वां क्वेश्चन है दोस्तों, उर्द। देखिए उर्द, मूंग, सनई, मटर, अरहर किस प्रकार की फसलें हैं। उथली जड़ वाली, गहरे जड़ वाली, जड़ों पर ग्रंथियां, अधिक पानी चाहने वाली। तो देखिए किस प्रकार की फसलें दोस्तों, उर्द, मूंग, सनई, मटर, अरहर किस प्रकार की फसलें हैं दोस्तों। ये आप सोचिए दोस्तों किस प्रकार की है, जड़ों पर ग्रंथियां। दोस्तों ये जो फसलें हैं उर्द, मूंग, सनई, मटर, अरहर, इन पे क्या होता है दोस्तों, जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जड़ों पर ग्रंथियां। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, जोबनेर ग्रीन किसकी किस्म है दोस्तों। जोबनेर ग्रीन भारतीय पालक की, विलायती पालक की, अमेरेंथस की, प्याज की। तो देखिए ऐसे पूछ ले सिंपली जोबनेर ग्रीन। तो देखिए जोबनेर ग्रीन आपको पता होगा पालक की किस्म है। अब पालक में भी दोस्तों आप पालक देखिए दो तरीके से होता है, एक तो भारतीय पालक और विलायती पालक। तो देखिए भारतीय पालक की किस्म है दोस्तों जोबनेर ग्रीन। जोबनेर ग्रीन है भारतीय पालक की किस्म, आपको ध्यान रखना है। जोबनेर ग्रीन भारतीय पालक की किस्म है। निम्न में से कौन सा दलहन फलियां बनने से पहले सब्जी के रूप में खाई जाती है। देखिए इनमें से बताना है, दलहन फलियां बनने से पहले सब्जी के रूप में खाई जाती है। देखिए चना, मसूर, होस ग्राम, मोठ। तो देखिए दोस्तों जो चना होता है चना दोस्तों उसकी फलियां बनने से पहले दोस्तों अपन उसको सब्जी के रूप में खाते हैं दोस्तों। चने को नहीं खाते हैं क्या दोस्तों, चने की जो पत्तियां होती है उनको अपन तोड़ के दोस्तों और उनकी सब्जियां अपन बनाते हैं। तो देखिए फलियां बनने से पहले जो चना होता है, चने को अपन सब्जी के रूप में खा सकते हैं, यूज लेते हैं। देखिए आगे वाला क्वेश्चन है, मटर की पत्तीहीन किस्म है। देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है अपना, मटर की पत्तीहीन किस्म बतानी है आपको। मटर की पत्तीहीन किस्म बतानी है, अर्केल, आज़ाद P1, अर्पणा, L116। तो देखिए मटर की पत्तीहीन किस्म बतानी है, लेफ्ट लेस दोस्तों, लीफ लेस। दोस्तों कौन सी, लीफ लेस किस्म बतानी है आपको, पत्ती लेस किस्म बतानी है। तो देखिए कौन सी है दोस्तों, अर्पणा है मटर की पत्तीहीन किस्म है। अर्पणा है दोस्तों मटर की पत्तीहीन किस्म है, आपको ध्यान रखना है, अर्पणा मटर की पत्तीहीन किस्म है। और एक चीज़ और, अर्पणा को क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्पणा को बोलते हैं HFP। क्या बोलते हैं दोस्तों, HFP
फोर, HF4 भी दोस्तों अर्पणा को बोलते हैं। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि मटर की प्रथम संकर किस्म कौन सी है। क्वेश्चन पूछ ले मटर की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, तो वो अर्पणा या HFP4 है। दोस्तों कौन सी है मटर की प्रथम संकर किस्म, अर्पणा या HFP4 है, जो दोस्तों क्या है पत्ती रहित किस्म है। क्या है दोस्तों, दोस्तों ये क्या दोस्तों पत्तीहीन किस्म है, पत्ती रहित किस्म है, आपको ध्यान रखना है। अर्पणा को HFP4 भी बोलते हैं, जो प्रथम संकर किस्म है मटर की। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजमा यानी फ्रेंच बीन का वानस्पतिक नाम बताइए। दोस्तों राजमा का वानस्पतिक नाम आपको बताना है, तो देखिए ऑप्शन फेजियोलस वुल्गेरिस, ग्लाइसिन मैक्स, लेंस एस्कुलेंटम और साइस एरिटेनियम। तो दोस्तों राजमा है, फ्रेंच बीन का वानस्पतिक नाम क्या होगा दोस्तों, राजमा का वानस्पतिक नाम फेजियोलस वुल्गेरिस, ग्लाइसिन मैक्स, लेंस एस्कुलेंटम और साइकस एरिटेनियम। दोस्तों यहाँ पे साइसर एरिटेनियम है। तो देखिए राजमा का वानस्पतिक नाम दोस्तों आप बताइए क्या हो सकता है दोस्तों राजमा का वानस्पतिक नाम। दोस्तों राजमा का वानस्पतिक नाम होगा दोस्तों फेजियोलस वुल्गेरिस। क्या होगा दोस्तों राजमा का वानस्पतिक नाम, फेजियोलस वुल्गेरिस। क्या होगा दोस्तों, फेजियोलस वुल्गेरिस। क्या होगा दोस्तों, फेजियोलस वुल्गेरिस है, राजमा का वानस्पतिक नाम होगा। ग्लाइसिन मैक्स है, सोयाबीन का होगा, सोयाबीन का ओरिजिन चीन है और इसका जो वानस्पतिक नाम होगा दोस्तों क्या होगा, ग्लाइसिन मैक्स। आगे देखिए दोस्तों, ग्लाइसिन मैक्स तो हो ही गया। आगे देखिए दोस्तों, जो साइसर एरिटेनियम है दोस्तों, ये चने का होता है, साइसर एरिटेनियम चने का होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, राजमा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, आगे वाला क्वेश्चन है अपना, राजमा को नत्रजन की आवश्यकता होती है। देखिए राजमा को कितने नत्रजन की आवश्यकता होती है, 30 किलो, 60 किलो, 30 किलो, 70 किलो, 100 किलो, 120 किलो। तो देखिए 30 किलो, 70 किलो, 100 किलो, 120 किलो। तो देखिए राजमा को दोस्तों कितने नत्रजन की आवश्यकता होती है, दोस्तों राजमा को नत्रजन की आवश्यकता कितनी होती है, ये वाला आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों राजमा को 30 किलो नत्रजन की आवश्यकता होती है। देन दोस्तों कम ही आवश्यकता होगी राजमा को, क्योंकि दोस्तों ये क्या है दोस्तों, लेग्यूमिनेसी कुल की क्रॉप है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, शलजम का ब्राउन हार्ट वाहिक विकार किसकी कमी से होता है। देखिए दोस्तों शलजम का ब्राउन हार्ट विकार बताना है आपको। तो देखिए कैल्शियम की कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से, बोरोन की कमी से, जिंक की कमी से। तो देखिए दोस्तों शलजम का जो ब्राउन हार्ट विकार किसकी कमी से होता है दोस्तों, शलजम का ब्राउन हार्ट विकार ये होता है दोस्तों बोरोन की कमी से। किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, चुकंदर का कुल है। देखिए दोस्तों चुकंदर का कुल बताना है आपको। देखिए इनमें से चुकंदर का कुल कौन सा है, तो देखिए ग्रेमेनी, चिनोफोडियसी, कन्वोनुलेसी। तो चुकंदर कौन से कुल का है, चुकंदर चिनोफोडियसी कुल का है। चुकंदर कौन से कुल का है दोस्तों, चुकंदर चिनोफोडियसी कुल का है। बाकी ग्रेमेनी की खाद्यान्न क्रॉप्स होती है, जैसे गेहूं हो गई, जो हो गई, ये दोस्तों ग्रेमेनी कुल की होगी। बाकी कन्वोनुलेसी शकरकंद का कुल है दोस्तों, कन्वोनुलेसी शकरकंद का कुल है, आपको ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, मिर्च में परागण वाहक है। देखिए मिर्च में परागण का वाहक बताना है, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, हवा, पानी। तो दोस्तों मिर्च है, मिर्च में परागण का वाहक क्या हो सकता है दोस्तों, मिर्च में परागण का वाहक आपको बताना है। देखिए अपना 62वां क्वेश्चन है। तो देखिए मिर्च में परागण का वाहक क्या हो सकता है दोस्तों, मधुमक्खी है, मिर्च में परागण का वाहक होती है। क्या दोस्तों, मधुमक्खी मिर्च में परागण का वाहक होती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, टमाटर के केचप के लिए परिरक्षित है। देखिए दोस्तों टमाटर का केचप अपन जो परिरक्षित करते हैं तो उसके लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोइट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अपन क्या यूज लेते हैं, सोडियम बेंजोइट यानी एस भी अपन यूज लेते हैं, जिसमें क्या पाई जाती है, सोडियम बेंजोइट में बेंजीन गैस पाई जाती है। दोस्तों जो रंगीन फल होते हैं, रंगीन फलों को परिरक्षित करने के लिए अपन सोडियम बेंजोइट को ही काम लेते हैं। तो देखिए टमाटर भी रंगीन है, तो टमाटर को जो केचप होता है उसको परिरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोइट काम लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यदि 1 किलोग्राम सॉस है, 1 किलोग्राम सॉस है, तो देखिए उसमें अपन कितना सोडियम बेंजोइट यूज में लेंगे। तो दोस्तों 1 किलो यदि अपना सॉस है तो देखिए उनमें 0.25 कितना दोस्तों, 0.25 ग्राम अपन है सोडियम बेंजोइट यूज में लेंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1 किलो यदि अपना सॉस या केचप है, सॉस बोल दो या केचप बोल दो, तो उसमें देखिए अपन 0.25 ग्राम है सोडियम बेंजोइट अपन काम में लेंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड हो गए, और ये है अपने राइट आंसर इसका नहीं होगा, ये वाला बी वाला इसका राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आलू के प्रवर्धन की विधि है। देखिए आलू के प्रवर्धन की विधि कौन सी है, कंद, टीपीएस, सूक्ष्म कंद। तो दोस्तों ये सभी आलू के प्रवर्धन की उपयुक्त विधि है। भंडारण के दौरान कम तापमान आलू में कारण है दोस्तों, भंडारण के दौरान यदि कम तापमान रखते हैं तो आलू में चिलिंग इंजरी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, चिलिंग इंजरी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आलू में ब्लैक हेड बीमारी का मुख्य कारण है। देखिए आलू में ब्लैक हेड बीमारी का मुख्य कारण बताना है, अधिक तापमान, भंडारण में कमजोर हवा का आगमन, वर्दी पकाव के समय अधिक तापमान। तो देखिए दोस्तों आलू में ब्लैक हेड बीमारी का आपको कारण बताना है। तो देखिए ब्लैक हेड बीमारी है किससे होती है दोस्तों, इन सभी कारणों से होती है, यानी अधिक तापमान से भी हो जाती है, भंडारण में कमजोर हवा आगमन से भी हो जाती है, और वर्दी पकाव के समय अधिक तापमान से भी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, भिंडी एक प्रचुर स्रोत है। दोस्तों भिंडी किसका प्रचुर स्रोत है, भिंडी देखिए आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो देखिए भिंडी आयोडीन का प्रचुर स्रोत है, और आपको ध्यान रखना है भिंडी में सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। भिंडी को ओकरा भी बोलते हैं। भिंडी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, 130 गुणसूत्र पाए जाते हैं।
कहते हैं और भिंडी आयोडीन का प्रचुर स्रोत है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सही सुमेलित, देखिए इनमें से सही सुमेलित आपको बताना है। तो देखिए बकरी, बकरी के आगे लिखा हुआ मटन, यानी बकरी के मांस को मटन बोलते हैं क्या, भेड़ के मांस को च्योन बोलते हैं, मुर्गी के मांस को पोर्क बोलते हैं और गाय के मांस को बीफ बोलते हैं क्या। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, गाय के मांस को बीफ बोलते हैं। गाय के मांस को क्या बोलते हैं, बीफ बोलते हैं। इसके अलावा पोर्क किसको बोलते हैं, पोर्क बोलते हैं दोस्तों सुअर के मांस को, आपको ध्यान रखना है, पोर्क बोलते हैं सुअर के मांस को। मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं, मुर्गी के मांस को चिकन बोलते हैं, मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं, चिकन। बाकी भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं, भेड़ के मांस को बोलते हैं दोस्तों मटन, यानी भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं, मटन। और च्यवन किसे बोलते हैं, च्यवन बोलते हैं बकरी के मांस को, च्यवन बोलते हैं बकरी के मांस को और मटन बोलते हैं भेड़ के मांस को। तो दोस्तों ये हो गया आपके। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना 69 दोस्तों, रानीखेत बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है। देखिए रानीखेत जो बीमारी होती है मुर्गियों में, जीवाणु, कवक, माइक्रोप्लाज्मा, वायरस। तो देखिए रानीखेत बीमारी है दोस्तों, कई बार पूछा गया दोस्तों, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। रानीखेत बीमारी किससे होती है, तो देखिए वायरस या विषाणु से होती है। किससे होती है दोस्तों रानीखेत बीमारी, रानीखेत बीमारी होती है दोस्तों वायरस या विषाणु से। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अपना, दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। देखिए दोस्तों दूध का अपेक्षित घनत्व है किससे मापा जाता है वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए, ब्यूटायरोमीटर, लेक्टोमीटर, थर्मोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो देखिए दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है, दूध का अपेक्षित घनत्व लेक्टोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, लेक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। इसके अलावा थर्मोमीटर, थर्मामीटर से क्या करते हैं दोस्तों, शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों द्रव्य का अपेक्षित घनत्व, देखिए द्रव्य का अपेक्षित घनत्व है हाइड्रोमीटर से मापते हैं। क्या दोस्तों, द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व यदि अपन को मापना हो तो हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व। इसके अलावा ब्यूटायरोमीटर से वसा करते हैं, वसा ज्ञात करते हैं दोस्तों। क्या, ब्यूटायरोमीटर से वसा ज्ञात करते हैं। क्या दोस्तों, ब्यूटायरोमीटर से अपन वसा ज्ञात करते हैं गर्बर विधि द्वारा। तो ये दोस्तों आपके हो गए 70 क्वेश्चन। आगे वाला देखिए, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है। श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, पर्वतसर, नागौर, पुष्कर, अजमेर, झालरापाटन, झालावाड़, तिलवाड़ा और बाड़मेर। तो दोस्तों कहाँ लगता है दोस्तों, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है दोस्तों, श्री चंद्रभागा पशु मेला ये लगता है दोस्तों झालरापाटन, झालावाड़ में। कहाँ पे लगता है दोस्तों, झालरापाटन, झालावाड़ में श्री चंद्रभागा पशु मेला लगता है। कहाँ पे, झालरापाटन, झालावाड़ में श्री भागा पशु मेला लगता है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, शुष्कांशिपाक, देखिए आगे देखिए, शुष्कांशिपाक किसकी कमी के कारण होता है। देखिए शुष्कांशिपाक है, इसको अपन और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपना जीरोप्थेल्मिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं। तो देखिए शुष्कांशिपाक जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं। अब देखिए आपको ध्यान रखना है, यदि देखिए ऐसा हिंदी में दे दे और इंग्लिश में नहीं दे तो देखिए साइड में उसके इंग्लिश लिखी होती है, तो ये आपको देखना है। किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट हो तो उसका इंग्लिश में आपको देख लेना है, समझ में आ जाएगा। अब देखिए शुष्कांशिपाक है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखिए जीरोप्थेल्मिया इसको बोलते हैं। किसकी कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो देखिए किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से दोस्तों, विटामिन ए की कमी से है जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है। विटामिन ए दोस्तों किस में पाया जाता है, विटामिन ए दोस्तों किस में पाया जाता है, आम में, पपीता में। आम, पपीता, गाजर, बथुआ, इनमें क्या होता है दोस्तों, विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विटामिन डी सूर्य की रोशनी से मिलता ही है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, भेड़ बकरी में नाड़ी गति ज्ञात की जाती है। देखिए भेड़ बकरी में नाड़ी गति किससे ज्ञात की जाती है, पूंछ की अंतिक धमनी से, उरुधमनी से, अधोहुन धमनी से, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसी कौन सी जो दोस्तों धमनी है जिससे दोस्तों भेड़ बकरी में नाड़ी गति ज्ञात की जाती है। दोस्तों कौन सी धमनी है वो दोस्तों, उरुधमनी। उरुधमनी यानी दोस्तों दोस्तों इसको बोलते हैं फेमोरल धमनी। उरुधमनी को बोलते हैं फेमोरल धमनी, और फेमोरल धमनी से दोस्तों भेड़ बकरी में नाड़ी गति ज्ञात की जाती है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, फेमोरल जो धमनी होती है, फेमोरल धमनी को हिंदी में बोलते हैं उरुधमनी। क्या बोलते हैं, उरुधमनी बोलते हैं, और इससे भेड़ बकरी में नाड़ी गति ज्ञात की जाती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ताजे दूध की अम्लता होती है 0.16 से 0.28, 0.11 से 0.16, और 1.00 से 1.28, और 0.00 से 0.10। तो दोस्तों कितनी होती है, देखिए ताजे दूध की अम्लता कितनी होती है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों अपना। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 74वां क्वेश्चन है। तो ताजे दूध की अम्लता कितनी होती है दोस्तों, 0.11 से 0.16। देखिए कितनी होती है दोस्तों, 0.11 से 0.16 कितनी होती है दोस्तों, 0.11 से 0.16 है ताजे दूध की अम्लता होती है। आगे वाला देखिए, घी को शीत भंडारण में भंडारित करते हैं या नहीं। देखिए ये बताना है, घी होता है उसको अपन शीत गृह में भंडारित करते हैं या नहीं करते, हाँ नहीं, कभी कभी ठंडे प्रदेशों में। तो देखिए दोस्तों घी को शीत भंडारित करते हैं या नहीं करते, दोस्तों देखिए घी को भंडारित नहीं करते शीतगृहों में। घी वैसे ही खराब नहीं होता यार, घी है खराब नहीं होता है दोस्तों, तो उसको शीतगृह में भंडारित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे वाला क्वेश्चन देखिए,
घी में एक मार्ग कब से आरंभ हुआ? दोस्तों घी में एक मार्ग कब से आरंभ हुआ ये आपको बताना है। 1937, 1938, 1987 और 1968। तो देखिए घी में एक मार्ग कब से प्रारंभ हुआ? आपको पता होगा दोस्तों एक मार्ग कब से स्टार्ट हुआ था? लगना दोस्तों एक मार्ग लगना दोस्तों एक मार्ग 1937 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन घी में कब, घी पे कब हुआ था दोस्तों? घी में हुआ था दोस्तों 1938 में। घी में कब हुआ था दोस्तों एक मार्ग? घी में दोस्तों 1938 में एक मार्ग स्टार्ट हुआ था। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, सींग रोधन का सर्वोत्तम तरीका है। तो देखिए दोस्तों सींग रोधन का सर्वाधिक तरीको बताना है। आरी द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, विद्युत डिहोनर द्वारा, सभी। तो देखिए दोस्तों सींग रोधन का सर्वोत्तम बेस्ट तरीका है दोस्तों रासायनिक विधि। कौन सा दोस्तों? रासायनिक विधि है, ये सबसे अच्छी तरीका है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ऊँटनी का गर्भकाल कितना होता है? ऊँटनी का गर्भकाल आपको बताना है। देखिए 250 से 260 दिन, 300 से 320 दिन, 350 से 365 दिन, 390 से 410 दिन। तो दोस्तों ऊँटनी का गर्भकाल कितना होता है? 390 से 410 दिन। दोस्तों ऊँटनी का गर्भकाल कितना होता है? 390 से 410 दिन। ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऊँटनी का गर्भकाल कितना होता है दोस्तों? 390 से 410 दिन। ये वाला यानी द वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ऊँटनी का गर्भकाल पूछ ले तो। बाकी देखिए भैंस का गर्भकाल कितना होता है? भैंस का गर्भकाल होता है दोस्तों 310 दिन। कितना होता है दोस्तों? 310 दिन है भैंस का गर्भकाल होता है। कितना दोस्तों? 310 दिन भैंस का गर्भकाल होता है। बाकी आपको देखिए गाय का गर्भकाल पूछ ले तो गाय का गर्भकाल 282 दिन होता है। गाय का गर्भकाल कितना होता है दोस्तों? 282 दिन। गाय का गर्भकाल 282 दिन, भैंस का गर्भकाल 310 दिन और ऊँटनी का गर्भकाल होता है 310 से 410 दिन। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, पशुओं को चारा खिलाने का सही एवं वैज्ञानिक तरीका है। तो देखिए दोस्तों पशुओं को चारा खिलाने का सही एवं वैज्ञानिक तरीका, आप आंसर सोचिएगा। खुले चारागाहों में चारा खिलाना, नांद में चारा खिलाना, खुले पर्च पर चारा खिलाना, पशुपालक की स्वेच्छा अनुसार चारा खिलाना। तो देखिए दोस्तों सबसे अच्छा और वैज्ञानिक तरीका जो माना जाता है पशुओं को चारा खिलाने का वो है दोस्तों नांद में चारा खिलाना। क्या दोस्तों? नांद में चारा खिलाना है सबसे अच्छा और वैज्ञानिक तरीका है पशुओं को चारा खिलाने का। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, मुर्गी की वह नस्ल जो लड़ाकू है। देखिए दोस्तों मुर्गी की लड़ाकू नस्ल सबको ही पता होगा दोस्तों। लड़ाकू नस्ल कौन सी है? असील। दोस्तों असील नस्ल है, ये लड़ाकू नस्ल है और मनोरंजन के लिए भी ये पाले जाते हैं मुर्गे इस नस्ल के, और लड़ाकू नस्ल है। आगे वाले देखिए, फसल में सिंचाई के क्षेत्रफल व दी गई पानी की मात्रा के अनुपात को कहते हैं। देखिए दोस्तों फसल में सिंचाई के क्षेत्रफल व दी गई पानी की मात्रा को जो अनुपात होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? देखिए ऑप्शन आप देख लीजिए, ड्यूटी, डेल्टा, बेसकाल, सिंचाई, भागफल। तो दोस्तों उसको बोलते हैं अपन ड्यूटी। फसल में सिंचाई के क्षेत्रफल व दी गई पानी की मात्रा के अनुपात को अपन ड्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्यूटी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, पानी के सांद्र बहाव से मृदा कणों की पृथकता व परिवहन को कहते हैं। देखिए दोस्तों यदि पानी का तेज बहाव हो रहा है तो देखिए मृदा कण यदि बह जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्षा की बूंद अपर्दन, फलक अपर्दन, अंतर अवनालिका अपर्दन और अवनालिका अपर्दन। तो दोस्तों उसको अपन क्या बोलते हैं? दोस्तों उसको अपन क्या बोलते हैं? अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन उसको बोलते हैं दोस्तों अपन किससे? यदि पानी के सांद्र बहाव से मृदा कण की पृथकता हो जाती है, मृदा कण बह जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं दोस्तों अवनालिका अपर्दन। क्या बोलते हैं? अवनालिका अपर्दन। आगे देखिए, केओलिन के छिड़काव से पत्ती की सतह से वाष्पोत्सर्जन में कमी इसलिए होती है, किस लिए होती है दोस्तों? रंध्र बंद होने से, परत बंद होने से, परत बनने से और प्रतिबिंबन वृद्धि से और जल योजन में वृद्धि से। तो देखिए क्वेश्चन दोबारा देखिए, केओलिन के छिड़काव से पत्ती की सतह से वाष्पोत्सर्जन में कमी किसके लिए होती है? तो कमी किस लिए होती है दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रतिबिंबन वृद्धि से। किसके लिए दोस्तों? प्रतिबिंबन वृद्धि से। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रतिबिंबन वृद्धि से। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अपना, गन्ने में यानी गन्ने के पौधे में किस व्याधि से ग्रसित होने पर कोड़े जैसी काली शाखा बनती है? देखिए दोस्तों गन्ने में किस व्याधि से ग्रसित होने पर कोड़े जैसी काली शाखा बनती है? तो दोस्तों किससे, कौन सी बीमारी है जिससे दोस्तों काली शाखा बन जाती है गन्ने में? तो दोस्तों कौन सी बीमारी से? दोस्तों वो बीमारी है कंडवा। दोस्तों कौन सी बीमारी है? कंडवा या स्मिट भी बोलते हैं दोस्तों। कंडवा या स्मिट बीमारी है जिससे दोस्तों गन्ने में काली शाखा बन जाती है, दोस्तों कोड़े जैसी काला शाखा बन जाती है। और दोस्तों जो गन्ने में कंडवा रोग होता है ये किससे होता है दोस्तों? अस्टिलेगोसिटमेनिया से। किससे होता है दोस्तों? गन्ने में जो कंडवा रोग होता है दोस्तों अस्टिलेगोसिटमेनिया से होता है। किससे दोस्तों? अस्टिलेगोसिटमेनिया से। आपको ध्यान रखना है, कंडवा रोग यदि पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है अस्टिलेगोसिटमेनिया से होता है, अस्टिलेगोसिटमेनिया। और दोस्तों इसमें क्या होता है? कोड़े जैसी काली शाखा बन जाती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अपना, आगे वाला क्वेश्चन है अपना, देखिए आगे वाला क्वेश्चन है आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अपना, आगे वाला क्वेश्चन है, एक ही वंश की दो प्रजातियों के क्रॉस करने को संकरण को कहते हैं। देखिए दोस्तों एक ही वंश की दो प्रजातियों के क्रॉस के जो संकरण होता है उसको क्या बोलते हैं? एक ही वंश की दो प्रजातियों के क्रॉस करने के जो संकरण होता है उसको अपन को क्या बोलते हैं वो बताना है। अंतर विशिष्ट,
अंतर्विशिष्ट, अंतर किस्मी, और दोस्तों आगे वाला है अंतर उपनिषकी। तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों अंतर विशिष्ट। क्या बोलते हैं, एक ही विशिष्ट, देखिए अंतर विशिष्ट उसको बोलते हैं। देखिए एक ही वंश की दो प्रजातियों के क्रॉस करने को अंतर विशिष्ट संकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतर विशिष्ट संकरण। आपको ध्यान रखना है कि एक ही वंश की यदि दो प्रजातियों के मध्य क्रॉस हो रहा है तो उसको अंतर विशिष्ट संकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, अंतर विशिष्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों, अंतर विशिष्ट। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अपना, आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बीज की आनुवंशिक शुद्धता का अर्थ है बीज का इससे स्वतंत्र होना। क्या है दोस्तों, बीज की आनुवंशिक शुद्धता का अर्थ है बीज का इससे स्वतंत्र होना। किससे स्वतंत्र होना दोस्तों, दूसरी फसल के बीज से, निष्क्रिय पदार्थ से, अन्य किस्मों के बीज से, खरपतवार के बीज से। तो देखिए बीज की आनुवंशिक शुद्धता का मतलब क्या है दोस्तों, किससे बीज का स्वतंत्र होना। दोस्तों इसका मतलब है अन्य किस्मों के बीज से स्वतंत्र होना। क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर, बीज का आनुवंशिक शुद्धता का मतलब है कि अन्य किस्मों के बीजों से बीज का स्वतंत्र होना। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, बाजरे की ग्रीन ईयर व्याधि किससे विश्लेषित होती है। देखिए दोस्तों बाजरे की जो ग्रीन ईयर बीमारी है किससे विश्लेषित होती है वो वाला आपको बताना है। बाजरे की ग्रीन ईयर बीमारी है किस व्याधि से विश्लेषित होती है, गोल बनना, मधुस्रावित होना, सिट्टे का सड़ना, गुच्छ प्रकटन। तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इसमें जो ग्रीन ईयर बीमारी होती है क्या होता है, गुच्छ प्रकटन। क्या होता है दोस्तों, गुच्छ प्रकटन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, एम बी फ्लाउ का निम्न में से कौन सा भाग प्रोस्लाइस को पलटने में मदद करता है। क्वेश्चन दोबारा देखिए दोस्तों, एम बी फ्लाउ कौन सा दोस्तों, एम बी फ्लाउ। क्या दोस्तों, एम बी फ्लाउ का निम्न में से कौन सा भाग प्रोस्लाइस, देखिए क्या दोस्तों, प्रोस्लाइस को पलटने में मदद करता है। तो देखिए ऑप्शन आप देख लीजिए, सेयर, लैंडस्लाइड, फ्रॉग, मोल्ड बोर्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, मोल्ड बोर्ड। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, मोल्ड बोर्ड। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक क्विंटल गन्ने से कितना किलोग्राम चीनी प्राप्त होती है। एक क्विंटल यदि गन्ना है तो उससे कितनी चीनी अपन को प्राप्त होगी, 20 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 15 किलोग्राम। तो कितनी चीनी प्राप्त होगी दोस्तों, एक क्विंटल गन्ने से 10 किलो। कितनी दोस्तों, एक क्विंटल गन्ने से 10 किलोग्राम चीनी अपन को प्राप्त होगी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सब्जियों का मीट कहलाता है। देखिए सब्जियों का मीट कौन सा कहलाता है, क्या कहलाता है, वेजिटेबल मीट अपन किसे बोलते हैं, चेकुर मेंसिन को, मसूर को, चौला को, कटहल को। तो सबको पता होगा दोस्तों, चौला को अपन वेजिटेबल मीट बोलते हैं, किसको, चौला को। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इमेजाथाफर है। इमेजाथाफर क्या है दोस्तों, कीटनाशी, फफूंदनाशी, एंटीबायोटिक और खरपतवारनाशी। तो देखिए इमेजाथाफर है दोस्तों खरपतवारनाशी, इमेजाथाफर है खरपतवारनाशी है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, फाइलोडी तिल फसल का एक रोग है जिसका वाक है। देखिए दोस्तों तिल में जो फाइलोडी रोग होता है इसका वाक क्या है, आपको पता होगा दोस्तों, तिल में फाइलोडी बीमारी है किससे होती है, माइक्रोप्लाज्मा जनित रोग है दोस्तों तिल का फाइलोडी रोग। कई बार पूछा गया है दोस्तों कि तिल की जो फाइलोडी बीमारी है ये किससे होती है। तो देखिए माइक्रोप्लाज्मा जनित रोग है दोस्तों, और इसको थ्रिप्स फैलाता है। क्या फैलाता है दोस्तों, थ्रिप्स इसको फैलाता है। क्या फैलाता है दोस्तों, थ्रिप्स। आपको ध्यान रखना है, थ्रिप्स फैलाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अपना, गन्ने के पौधे में किस, देखिए दोस्तों ये अपना हो गया था दोस्तों, ये डबल मिस प्रिंटिंग हो गया दोस्तों, ये पहले भी आ गया था कि गन्ने में किस व्याधि से ग्रसित होने पर कोड़े जैसी काली शाखा बनती है। तो दोस्तों कंडवा, यानी कंडवा या स्मिट बीमारी से। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टमाटर के फलों में लाइकोपिन पिगमेंट किस तापक्रम पर सबसे अधिक बनता है। दोस्तों लाइकोपिन है किस तापक्रम पर सबसे अधिक बनता है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए लाइकोपिन पिगमेंट है, लाइकोपिन है दोस्तों, किस तापमान पर सबसे अच्छा बनता है दोस्तों, तो ये बनता है दोस्तों 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों हो सकता है आपने कुछ और पढ़ा हो जैसे, लेकिन आपने जैसे एक्चुअल पढ़ा हो, लेकिन दोस्तों इसमें क्या हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को सोचना पड़ता है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही है अपन को आंसर देना पड़ता है। हो सकता है दोस्तों अपन ने पढ़ा हो वो थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट हो, लेकिन ऑप्शन को देख के और फिर उसका आंसर निकालना पड़ता है कि इनमें से राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक बात वो ध्यान रखिएगा कि यदि 27 डिग्री से अधिक टेम्परेचर हो जाता है तो देखिए टमाटर में लाइकोपिन बनने की क्रिया है रुक जाती है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर 20 से 25 होगा। और देखिए यदि 27 से अधिक टेम्परेचर हो जाता है तो लाइकोपिन बनने की क्रिया रुक जाती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देसी गुलाब के पुष्पों में, देसी गुलाब को क्या बोलते हैं दोस्तों, रोजा डेमेसियाना के पुष्पों में कितने प्रतिशत ऑयल पाया जाता है, कौन सा एसेंशियल ऑयल कितने प्रतिशत होता है ये बताना आपको। तो देखिए 0.04% दोस्तों देसी गुलाब के पुष्पों में जो दोस्तों ऑयल होता है, किसमें दोस्तों, देसी गुलाब यानी रोजा डेमेसियाना होती है उसमें दोस्तों गुलाब कितना होता है, जो देसी गुलाब होती है दोस्तों उसमें 0.04% क्या पाया जाता है दोस्तों, ऑयल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, ऑयल पाया जाता है, 0.04% देसी गुलाब में ऑयल पाया जाता है।
आगे वाला देखिए, 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने के लिए नर्सरी के लिए कितने बीजों की आवश्यकता होती है। कितने बीजों की आवश्यकता होती है दोस्तों गेंदे के 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए? 1.5 किलोग्राम, 3.5 किलो, 4.5 किलोग्राम, 5.5 किलोग्राम। कितने की आवश्यकता होती है दोस्तों गेंदे के लिए? 1.5 किलोग्राम। गेंदा 2 प्रकार का होता है दोस्तों, आपको पता होगा। और गेंदे के लिए कितने बीजों की कितनी दोस्तों बीज दर की आवश्यकता होगी 1 हेक्टेयर के लिए? 1.5 किलो हेक्टेयर नर्सरी तैयार करने के लिए। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, मौसम्बी और माल्टा के प्रवर्धन में निम्न में से कौन सा मूलवंत प्रयोग लेते हैं? देखिए, मौसम्बी और माल्टा का प्रवर्धन यदि करना है तो कौन सा मूलवंत अपन यूज में लेंगे? सिट्रस जेम्बिरी, सिट्रस रेटिकुलाटा, सिट्रस पेराडिसी, सिट्रस ग्रांडिस। कौन सा मूलवंत अपन यूज में लेंगे दोस्तों? सिट्रस जेम्बिरी। कौन सा मूलवंत यूज में लेंगे दोस्तों मौसमी और माल्टा के प्रवर्धन के लिए? सिट्रस जेम्बिरी। तो दोस्तों आपने ये कुछ क्वेश्चन देखे अपन, और अभी 2-3 क्वेश्चन बचे वो भी सोल्व कर रहे हैं। देखिए, और आप देख लीजिएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डाल दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट वीडियो के, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। और बाकी आप देख लीजिएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आप और मेहनत करिएगा। यदि आपको कुछ दिक्कत लगे तो, और किसी क्वेश्चन में डाउट कन्फ्यूजन लगे तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है, पंजाब स्वीट निम्न में से किसकी किस्म है? तो दोस्तों पंजाब स्वीट अनार, अंगूर, पपीता, अमरूद। पंजाब स्वीट पपीता की किस्म है। किसकी किस्म है दोस्तों? पंजाब स्वीट पपीता की किस्म है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कट फ्लावर नहीं है? दोस्तों कट फ्लावर नहीं है, ये बताना है दोस्तों। कट फ्लावर कौन सा नहीं है देखते हो इनमें से? एस्टर, ग्लेडियोलस, जरबेरी, लाइनम। तो दोस्तों जो लाइनम है ये कट फ्लेवर नहीं है दोस्तों, लाइनम है। लाइनम क्या है दोस्तों? कट फ्लेवर नहीं है, लाइनम कट फ्लेवर नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपना लास्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में बेर के वृक्षों में काट छांट यानी प्रूनिंग करने का उपयुक्त समय। देखिए, पश्चिमी राजस्थान में बेर में काट छांट या प्रूनिंग कब करते हैं दोस्तों? सबको पता होगा कब करते हैं दोस्तों बेर में प्रूनिंग या काट छांट कब करते हैं दोस्तों? बेर में प्रूनिंग या काट छांट दोस्तों करते हैं दोस्तों अप्रैल मई में। कब करते हैं दोस्तों? अप्रैल और मई में। कब करते हैं दोस्तों? अप्रैल और मई में बेर में प्रूनिंग या काट छांट करते हैं। कब? अप्रैल और मई में। कब करते हैं दोस्तों? अप्रैल। इसमें दे रखा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अप्रैल का अंतिम सप्ताह। अप्रैल का अंतिम सप्ताह। ऑप्शन देखिए, मार्च का अंतिम सप्ताह, मई का अंतिम सप्ताह, जून का प्रथम सप्ताह और अप्रैल का अंतिम सप्ताह। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा अप्रैल का अंतिम सप्ताह। वैसे अपन देखें तो अप्रैल से मई है। अप्रैल से मई में दोस्तों बेर में प्रूनिंग की क्रिया करते हैं। कब दोस्तों? अप्रैल से मई में। दोस्तों ये अपना फर्स्ट मॉडल पेपर हो गया, और अपने आगे ऐसे ही मॉडल पेपर सोल्व करते रहेंगे। इतना ही है दोस्तों आज की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।